हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आईडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके लिए विभिन्न परीक्षा में पूछे गए 2009 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। कुछ खास बातें रहने वाली है आज के सेशन की, क्योंकि आज के सेशन में हम आपको क्वेश्चन तो कराने वाले, क्वेश्चनों के साथ साथ में उनकी व्याख्या भी कराने वाले, और जो पिछली क्लासेज में बच्चों के डाउट्स थे एक आध क्वेश्चनों में, वे भी आज हम आपको क्लियर कराने वाले। और क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करने वाले, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए, क्लास को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिए। जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हुए महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते चलेंगे, और जो बच्चे कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे वे भी क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आज की क्लास में बस धैर्य बनाए रखिए, आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सोयाबीन प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रकृति में प्रोटीन के 2 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, वनस्पति प्रोटीन्स और जंतु प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। वनस्पति प्रोटीन्स जिसमें सोयाबीन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। वहीं जंतु प्रोटीन्स में दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाला पदार्थ है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। ये भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाले पदार्थ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आयोडीन के विलयन के द्वारा यहाँ पर दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण आयोडीन के विलयन के द्वारा किया जाता है। दूध में स्टार्च है या नहीं, इसके लिए दूध में कुछ बूंदे आयोडीन टिंक्चर या आयोडीन विलयन को डाला जाता है। अगर दूध का रंग नीला हो जाए तो स्टार्च की उपस्थिति प्रमाणित हो जाती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि किसके मिलावट के कारण यहाँ पर अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आर्गीमोल मोन तेल के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माणकर्ता के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। ये क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन का निर्माण सन 1855 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने किया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबकि 1884 में ई हिलेयर डी कार्डोनेट ने नाइट्रोसेल्यूलोज के प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेयन कहा जाता है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे। नाइट्रोसेल्यूलोज निर्माण किस सन में हुआ था, ये 1855 में हुआ था। किसके द्वारा, जॉर्ज एडमर्स के द्वारा हुआ था। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1884 में ई हिलेयर डी ने यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इन्हें फादर ऑफ रेयन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर बन रहे हैं। इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते चलिए, जिससे आप अपना आंसर यहाँ पर आसानी से दे सको। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताते चलना है। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सूत, ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाने वाला तंतु है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राकृतिक स्रोत से सूत का तंतु प्राप्त किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वनस्पति जन्य प्राकृतिक वस्त्रोपयोगी तंतुओं में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय तंतु कपास है। कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को सूती वस्त्र कहा जाता है। नायलॉन के तंतु रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोकेड बना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर ब्रोकेड बताना है कि किन से बना होता है, सोने का, चांदी का या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोनों का, सोने व चांदी का दोनों का बना होता है ब्रोकेड। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, करघे का मुख्य भाग है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर करघे का मुख्य भाग आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हार्नेस, ये भी करघे का मुख्य भाग है। शटल और क्लॉथ बीम, ये सभी यहाँ पर मुख्य भाग है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साइजिंग। खींचने की प्रक्रिया को साइजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, वसा में घुलित विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी या 1 व 2 दोनों। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वसा में घुलित विटामिन कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1 व 2, ये दोनों ही क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, बुद्धि को, जल ग्रहण को या दृष्टि को। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन डी क्या बढ़ाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आंत में कैल्शियम के अवशोषण को विटामिन डी बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, विटामिन B2, ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत होता है पनीर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम इनके अच्छे स्रोत की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, मछली, अंडे का पाउडर, संपूर्ण दूध, हरी पत्तेदार सब्जी आदि, ये राइबोफ्लेविन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगा, काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैसे तो हम काफ़ी यहाँ पर प्रयास करते हैं आपके लिए सभी आपके डाउट्स क्लियर कराने के भी, और क्लास के अंत में भी हम आपके सभी जो बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं उन्हें भी हम यहाँ पर क्लियर कराते चलते हैं। तो आप क्लास को बस ध्यान से देखते चलिए और अपना कीमती समय देते चलिए। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको वैसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा में क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अधिक से कम मात्रा में क्रम में लगाए गए विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध, रागी, पालक व चावल। ये यहाँ पर अधिक से कम मात्रा में यहाँ पर लगाए गए विकल्प है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खाद्य पदार्थों में कैल्शियम मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कैल्शियम से दांतों एवं हड्डी मजबूत होती है। इनके दांत व हड्डी मजबूत होती है कैल्शियम से। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कैल्शियम की मात्रा अधिक खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा में क्रम में इस प्रकार लगा गया है, यानी कि दूध, रागी, पालक व चावल, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान तथा रिकेट्स
रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर बताना है कि कौन सा रोग होगा और तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो किन किन रोगों में दी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के स्वांगीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पर वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से ये रोग हो जाते हैं, ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सोडियम शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने, मस्तिष्क से सूचनाओं के आदान प्रदान तथा चयापचय को नियंत्रित करता है। अतः इसकी कमी से चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म दुष्प्रभावित होता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इसी व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पीजीटी 2013 और 9 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि जल के शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विधियों में से क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छी जेली की पहचान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो अच्छी जेली की पहचान होती है पारदर्शी होना। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता हो क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 300 कैलोरी और 15 ग्राम। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भावस्था में कैलोरी यानी कि ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भिणी के वजन एवं शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इन दोनों में वृद्धि होने से आधारीय चयापचय दर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि होती जाती है। परिणामतः कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी या अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण, गर्भिणी के शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत एवं नए तंतुओं के निर्माण हेतु गर्भवती स्त्री के आहार में साधारण अतिरिक्त की अपेक्षा 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन होना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इसे भी आप यहाँ पर व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन का स्रावण होता है। आपको बताने की कहाँ से इंसुलिन का स्रावण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। यहाँ पर आपको 3 विधियां दी गई है और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, विकिरण विधि ये अधिक वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि विकिरण विधि, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विकिरण विधि एक परिरक्षण की ऐसी भौतिक क्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी भी कोई समस्या नहीं रहती है।
इस विधि में खाद्यान्नों को संक्रमित करने वाले जीवाणु एवं कीड़ों का आंशिक या पूर्ण विनाश हो जाता है, क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष रूप से इनके डीएनए को प्रभावित करते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। आप बारीक से बारीक पॉइंट आप नोट करते भी चलेगा और ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपनी तैयारी को उस लेवल तक का करते चलेगा जो आपसे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, अपना आंसर आप आसानी से दे सको। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक निम्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लेसिथिन। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधों एवं पशु कोशिकाओं में पाए जाने वाले वसा के चयापचय के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन एक पाइसी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला इमल्सी कारक लेसिथिन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन ए। यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन ए, गाढ़े रंग के फल के रस में डालने वाला परीक्षण पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट है। यहाँ पर इसका कारण दिया गया कि यह परीक्षण रंग को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या दोनों ए और आर सही है, या ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, या दोनों ही यहाँ पर गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दोनों ए और आर यहाँ पर गलत है। यहाँ पर इसका कारण और अभिकथन दोनों यहाँ पर गलत है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक भी जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से एबेस्टोस, सोनार, कोयन, ये क्या है, खनिज रेसे हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यहाँ पर सही सुमेलित इस प्रकार है, रासायनिक रेसे नाइलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, यहाँ पर कार्बन फाइबर। वहीं प्राकृतिक रेसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम। कृत्रिम रेसे में नाइलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकोट। इस प्रकार यहाँ पर सही है। इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, पाठथान, कामखाब, आवेरवा तथा हमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपको वस्त्रों के प्रकार दिए गए, पाठथान, कामखाब, आबेरवा, हमरस तथा अमरस। आपको बताना है कि परंपरागत वस्त्र भारत के किस प्रकार के वस्त्र है। पीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ब्रोकेड। ये ब्रोकेड वस्त्र के प्रकार है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, सीजर यानी कि कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैंची का, ये आपको बताना है। क्या पत्ता काटने के लिए करते हैं, कागज काटने के लिए, कपड़े या धातु काटने के लिए करते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कपड़े काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सीजर इनकी कैंची का इस्तेमाल कपड़े को काटने के लिए करते हैं। कैंचियाँ 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक सादी और दूसरी रोपदार। सादी कैंची छोटी रखनी चाहिए, इससे बटन के काज टाँके इनके टाँके जाते हैं। वही बड़ी कैंची रोपदार होनी चाहिए, इससे कपड़ा सुविधाजनक तरीके से काटा जा सकता है। ये भी आप यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या को पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस लिए प्रयुक्त की जाती है। पीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो किसके लिए प्रयोग की जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, ब्लाउज हेतु प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ते चलना है क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा गया कि परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए।
तो किस पे ध्यान देना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो क्रियाशीलता पर भी ध्यान देना चाहिए, फैशन पर भी ध्यान देना चाहिए और अवसर पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त इनमें से ये सभी हमारे सही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1 व 2 दोनों, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग करने से कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता तथा कपड़ा गलत काटने की संभावना भी नहीं रहती। वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व उसका खाका बना लेना चाहिए। इस टाँके को ही ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट कागज पर बनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राफ्ट किस पर बनाया जाता है, तो कागज पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, मशीन में तेल क्यों डालते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मशीन में तेल क्यों डालते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मशीन हल्की चलती है इसलिए मशीन में तेल डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुँचती है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुँचती, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सूती वस्त्रों पर क्षार यहाँ पर क्षार से हानि नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। RPSC स्कूल लेक्चर 2013 और PGT 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो कौन सा चरण होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए, नियोजन या आयोजन या प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में किस वर्ष बना। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लगाते चलिएगा। PGT 2009 और 10 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में किस वर्ष में बना था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा 1960, हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय 1960 में बना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। 1960 में उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा के लिए गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए एक अनिवार्य विषय बन गया। इससे पहले गृह विज्ञान का अध्ययन भारत में 1920 से 1940 के बीच ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव हुए 1960 में गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया गया। आए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। 1960 भारत में गृह विज्ञान का अध्ययन 1920 से 1940 तक ब्रिटिश काल से शुरू होता है। कॉलेजों और स्कूलों में लागू किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान उस समय के अधिकारियों द्वारा कई कॉलेजों और स्कूलों में लागू किया गया था। यह पहली बार बड़ौदा के महारानी गर्ल्स हाई स्कूल में घरेलू विज्ञान नाम से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में भी यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह पहली बार बड़ौदा के महारानी गर्ल्स हाई स्कूल में घरेलू विज्ञान नाम से पढ़ाया जाता था। बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य दक्षिण राज्यों सहित कई अतिरिक्त राज्यों में गृह विज्ञान का विषय जोड़ा गया। नवीनतम नतीजतन पाठ्यक्रम समय के साथ बदल गया है। 1960 में उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के लिए यह अनिवार्य विषय बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1960 में उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय बन गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपके ये सभी यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गए होंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, परिवार बजट बनाने से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि परिवार बजट बनाने से क्या होता है। क्या खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, या परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है,
या उपयुक्त सभी। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आमदनी का सही उपयोग होता है परिवार बजट बनाने से, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, ISI चिन्ह किस खाद्य पदार्थ का प्रतीक है कि खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल नहीं है या खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, खाद्य पदार्थ सस्ता है या खाद्य पदार्थ ताज़ा है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ISI चिन्ह किस खाद्य पदार्थ का प्रतीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब किसी खाद्य पदार्थ पर ISI मार्क लगाया जाता है तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। इस दशा में उसमें से सभी पदार्थ वे गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि उसमें वे सभी पदार्थ वे गुण विद्यमान होते हैं जिसके लिए वह तैयार किया जाता है या तैयार किया गया हो। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाता है, इसे भी आप नोट करते चलेगा। और यहाँ से ISI का यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। परिवार किस प्रकार की संस्था है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 और टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि परिवार किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सामाजिक संस्था। परिवार एक सामाजिक संस्था है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से आबद्ध है। वे एक ग्रह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारिवारिक प्रतिक्रियाएं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपनी संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर सामान्य संस्कृति का सर्जन करते हैं। परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए यह तथ्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि परिवार मानव जीवन और समाज की आंतरिक आवश्यकता है। इनके प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। ये देश के विधान द्वारा स्वीकृत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार क्या है, एक समाज की बुनियादी इकाई है। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। 36, इनमें से कौन सा गलत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर गलत पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो प्रथा एक अल्पकालिक होती है, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यही यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या भी। समाज से मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ जन रीतियाँ ही प्रथा कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियाँ ही समाज की प्रथा है। तो यहाँ पर मैकाई और पेज के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियाँ ही समाज की प्रथाएं हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कही गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथा की प्रकृति व उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर प्रथाएं क्या क्या होती है, इसकी विशेषता यहाँ पर दी गई। तो प्रथा का आधार समाज है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रथा स्थिर व दृढ़ जनरीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है। प्रथा समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। प्रथा को समाज जन्म देता है और लागू करता है। प्रथा का प्रभाव मानव जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक होता है। तो यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी दी गई, ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, परिवार क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि परिवार क्या है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, बाल विवाह एक पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है या कानूनी समस्या है? टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन ए, आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉलीयूरिथेन फोम काम में लिया जाता है। वहीं इसका कारण यहाँ पर दिया गया, तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल जाता है
और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर में भी पूछा गया और जून में लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए तथा आर दोनों ही यहाँ पर सही है, यानी कि अभिकथन और यहाँ पर कारण भी इसका दोनों ही यहाँ पर सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, गृह सज्जा से तात्पर्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, यही गृह सज्जा से तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि किन दो रंगों के मिलने से हरा रंग बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, इनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रकाश के वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं तथा जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, प्राथमिक रंग या मूल रंग कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला। तो अगर हम यहाँ पर हरा रंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग यहाँ से कई बार एग्जाम में भी पूछे गए। ये भौतिक शास्त्र के अनुसार है, तो यहाँ पर लाल, हरा, नीला ये भौतिक शास्त्र के द्वारा प्राथमिक रंग है। लेकिन प्रांक के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रांक के अनुसार प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला और नीला। और भौतिक शास्त्र के अनुसार लाल, हरा और नीला ये क्या है, यहाँ पर प्राथमिक रंग है। इनके मिश्रण से निम्नलिखित रंग प्राप्त होते हैं। पीला, हरा, यानी कि पीला रंग हरा और लाल यहाँ पर मिलाने से प्राप्त होता है। वही मेजेंटा लाल और नीला, वही पिकॉक मेलन हरा और नीला। यहाँ पर एक नोट करके भी महत्वपूर्ण यहाँ पर देगा, जब तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो श्वेत प्रकाश बनता है, अर्थात श्वेत प्रकाश यानी कि लाल, नीला और हरा ये इससे बनता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो महत्वपूर्ण पॉइंट लगाते चले। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है। आपको यहाँ पर बताना है, ये परिभाषा दी गई, आपको बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर एस मिंगर के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन कहा गया है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और आपको बताना कि वह संस्था कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वह संस्था है यूनिसेफ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई संस्था यूनिसेफ है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसकी स्थापना 1946 में हुई तथा भारत में केयर ने 1950 से अपना सहायतार्थ कार्य प्रारंभ कर दिया। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 1946 में हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और केयर ने 1950 से अपना सहायतार्थ यानी कि कार्य प्रारंभ किया था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 4 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना यानी कि NIPCCD की स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई। NIPCCD का पूरा नाम भी यहाँ से पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ से ये भी आप नोट करते चलेगा, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन कई बार भी पूछे गए हैं, तो इन सभी को आप नोट करते चलेगा। तो इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है अनौपचारिक शिक्षा का, ये आपको बताते चलना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, यही अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले सभी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन का हम यहाँ पर रिवाइज करा सके। क्वेश्चन नंबर 46, धीमा विकास करने वाले बच्चे की पहचान है। तो धीमा विकास जिन बच्चों का होता है उनकी क्या पहचान होती है, ये आपको बताना है। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गति व कुशलता में देरी, यही धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चले, आपको बताना है कि स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ग्रेफियन पुटक व कार्पस लुटियम से स्त्री अंडाशय व एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्त्री अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कार्पस लुटियम द्वारा होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसे गर्भ हार्मोन कहते हैं क्योंकि सामान्य गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन की अंडाशय के ग्रेफियन फोलिकल्स द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन स्त्री गर्भ यानी कि अंडाशय से ग्रेफियन फोलिकल्स द्वारा स्रावित होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और इसे यहाँ पर गर्भ हार्मोन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, बीजावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 49, डिंब ग्रंथि का कार्य है। तो डिंब ग्रंथि का क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, ये डिंब ग्रंथि का यहाँ पर कार्य है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डिंब ग्रंथि का प्रमुख कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। डिंब ग्रंथि स्त्री जननांग का एक भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। इसके ऊपर ही डिंब नलिकाओं की तंत्रिका होती है, जो अंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ से इस व्याख्या को भी ध्यान से आप पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारी क्लास का ये तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद हम आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चनों में डाउट्स थे वे हम आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाले और अभ्यास प्रश्न भी आपसे करने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सहगर्भता काल की अवधि होती है। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सहगर्भता काल की अवधि होती है निषेचन से जन्म तक। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सहगर्भता की अवधि निषेचन के से जन्म तक होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। युग्मनज का भ्रूणीय विकास डिंब वाहिनी में अविलंब शुरू होता है और सहगर्भिता आरंभ हो जाती है। मानव सहगर्भिता की औसत अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह होती है और इसकी गणना आर्तव चक्र के प्रथम दिवस से की जाती है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 200 लगभग कितनी होती है ये अवधि, 280 दिन या 40 सप्ताह होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आइए देख लेते हैं अब यहाँ पर जो क्वेश्चनों में डाउट्स थे। तो यहाँ पर हमारा पिछली क्लासेज का जो यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। वहाँ पर गलती से हमसे यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कि बीएमआर कम होता है, लेकिन इसका आंसर होगा पहला कि बीएमआर बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर बढ़ जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए इसके और भी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थायरोक्सिन के अधिक स्राव से बीएमआर में वृद्धि होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह नेत्रोसेंधी घेंगा पैदा करता है। यह स्थिति चयापचय दर में एक उल्लेखनीय वृद्धि, तेजी से दिल की धड़कन, यानी कि सांस की तकलीफ और आंखों को गले में घेंगा के साथ बाहर
यानी कि आंखों को गले में घेंगा के साथ बाहर निकलने का कारण बनती है। थायरोक्सिन का अधिक स्राव यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर शरीर का चयापचय तेजी यानी कि तेज हो जाता है, जिससे वजन कम होता है, दिल की धड़कन बढ़ना, बेचैनी और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन T4 थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक प्रमुख हार्मोन है जो शरीर के चयापचय, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर थायरोक्सिन यहाँ पर दिया गया है। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? ये पर यहाँ पर दिया है। हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन T4 और T3 का अत्यधिक उत्पादन है, जिससे शरीर की गतिविधियां तेज हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर लक्षण भी यहाँ पर दिए गए। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण: वजन कम हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ना या अतिरिक्त यानी कि अनियमित होना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, थकान और कमजोरी, पसीना आना और गर्मी के प्रति असहिष्णुता, हाथों का कांपना, सोने में कठिनाई, भूख में वृद्धि, मल त्याग की वृद्धि, अनियमित मासिक धर्म और बालों का पतला हो जाना या झड़ना, ये इसके यहाँ पर कारण भी दिए गए हैं। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। हार्मोन, यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए। हार्मोन गैर पोषक तत्व रासायनिक होते हैं जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो ट्रेस मात्रा में उत्पन्न होते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड अधिवृक्क, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और गोनाड पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथ यानी कि अंग है। वही थायराइड एक तितली के आकार की संरचना है जो गर्दन के सामने के क्षेत्र में स्थित होती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि इसका आकार कैसा है, तो तितली के आकार की होती है। ये दो हार्मोन थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन का स्राव करती है। तो ये किन किन का, यानी कि दो हार्मोन का स्रावण करती है, जिसमें आपका थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। थायरोक्सिन बेसल चयापचय यानी कि कोशिकीय ऑक्सीजन की दर को नियंत्रित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। यह वृद्धि और विकास, हड्डियों के अंगी यानी कि अस्थि भंग, शरीर के तापमान, मानसिक विकास आदि को नियंत्रित करती है। थायरोक्सिन की अधिक स्राव से बीएमआर में वृद्धि होती है, जो क्वेश्चन का आंसर है। यह नेत्रोत्सर्गी घेंगा पैदा करता है। यह स्थिर चयापचय दर में एक उल्लेखनीय वृद्धि तेजी से दिल की धड़कन, सांस की तकलीफ और आंखों को गले में घेंगा के साथ बाहर निकलने का कारण बनती है। तो इस प्रकार जब थायरोक्सिन यानी कि थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा अधिक स्रावित होता है तो बीएमआर में बढ़ जाता है। आई होप ये सभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और इसके साथ साथ में और भी आपके जो डाउट्स थे वे भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको यहाँ पर डाउट, यहाँ पर एक डाउट वाला क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पर पूछा था कि वस्त्रों यानी कि वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए: लिनन, रेशम, कपास या जूट। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने हमने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि वस्त्रों का राजा यहाँ पर रेशम को कहा जाता है, तो वो उनका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कपास ही यहाँ पर सही होगा। वस्त्रों का राजा कपास को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। कपास एक प्राकृतिक तंतु या रेशा है। इसके फल में उत्पन्न बीजों से यानी कि बीजों के बीज से बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं और इन धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपास को रेशों का राजा कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दुनिया भर के कपड़ा उद्योगों में कपास का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं रेशम को कपड़ों की रानी कहा जाता है। तो जिन्हें डाउट था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेशम को रानी कहा जाता है और कपास को राजा कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। विश्व भर में कपड़ा उद्योगों में कपास का उपयोग किया जाता है, इसलिए कपास को रेशों का राजा कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कपास बीज फाइबर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसे क्या कहा जाता है। सफ़ेद सोना कहा जाता है। गोसिपियन आर्बोनियम और गोसिपियन हार्बेसम कपास की 2 प्रजातियां हैं। ये इनकी प्रजातियां यहाँ पर दी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा, जिन्हें देसी या पुरानी या विश्व एशियाई कपास के रूप में जाना जाता है। गोसिपियन हिर्सुटुजम और गोसिपियम बारबाडेंस की सी आइलैंड यानी कि या मिस्र कपास के रूप में जाना जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो इसे क्या जाना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी आइलैंड या मिस्र कपास के रूप में जाना जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न: बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 24, 20 या 18। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आज की क्लास कैसी लगी
ये हमारा आज की क्लास का अभ्यास प्रश्न था और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, हम बस यही चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।